में आए आपका युग में कौन? ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ज्योतिराव गोविंदराव ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। धोंदो केशव कर्वे जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी के बारे में अब हमको पढ़ना है। इनका जो जन्म हुआ था साथी, जन्म हुआ था इनका आपका 1827 में, और मृत्यु इनकी हुई थी आपका डेथ, मृत्यु इनकी हुई थी 1890 में। 1890 में। तो आप ये समझिए, आज आप देश में किन को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं? तो महात्मा गांधी जी, ठीक है। लेकिन ये कहा जाता है कि महात्मा या राष्ट्रपिता उस व्यक्ति को कहना चाहिए जिसने इस समाज में निचले वर्ग को सबसे ज्यादा अपलिफ्ट किया हो, अपलिफ्ट किया हो। गांधी जी कमतर नहीं है इस चीज। गांधी जी ने इस देश को बहुत दिशा दिखाई है। हम गांधी जी के विचारों पे, गांधी जी के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो महात्मा है स्वयं, यानी कि गांधी जी, गांधी जी ने स्वयं इनको सच्चे महात्मा कहा था कि सच्चे महात्मा ये हैं, सच्चे महात्मा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं 3 लोगों को अपना गुरु मानता हूं, जिसमें से आपका पहले गौतम बुद्ध, दूसरे कबीर, और तीसरे व्यक्ति ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी हैं। नेहरू जी, नेहरू जी ने इनके बारे में बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। नेहरू जी ने कहा था कि इस देश में जैसे जैसे किसान और मजदूर की उन्नति होगी, जैसे जैसे किसान और मजदूर शिक्षित होता जाएगा, वैसे ही वैसे ज्योतिबा फूले जी का नाम जो है वो और प्रकाशमान होता जाएगा, उनका नाम और उभरता जाएगा। तो इतनी महान शख्सियत ये थे। तो किसी को भी भैया हम अगर महान शख्सियत कह रहे हैं, या इतने आपका जो स्टेटमेंट दिए लोगों ने, नेहरू जी का स्टेटमेंट हुआ या गांधी जी का स्टेटमेंट हुआ, आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट हुआ, तो इन स्टेटमेंट के पीछे ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति इन स्टेटमेंट्स को ऐसे ही दे देगा कि ऐसे ही उन्होंने ये कथन कह दिए होंगे। तो कुछ उनके कार्य रहे होंगे इस तरह के। तो वो कार्य क्या थे, उन कार्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दरअसल में मैं इनके बारे में बताऊं आपको, तो ये पहले तो महाराष्ट्र में थे। इनका जो मतलब परिवार था अपना, इनके दादाजी भी आपका बहुत सारी प्रथाओं के खिलाफ थे। मैंने कहा था आपसे कि महाराष्ट्र में पेशवाई, पेशवाई के समय पर क्या हुआ था कि आपका जो राजस्व था उस एक अनियमित वसूली की जाती थी। तो इनके दादाजी विरोधी बने उस अनियमित वसूली के, और वहां पर जो राजस्व अधिकारी थे उनकी हत्या इनके दादाजी ने कर दी जब वो शोषण कर रहे थे। तो यानी कि शोषण के खिलाफ तो इनकी फैमिली पहले से आवाज उठाती आई थी। और फिर ये आपका फुले जाति, फुले जाति से आपको पता होना चाहिए, जैसे हम उत्तर भारत में फुले बोलते हैं आपका माली समुदाय को, या जिनको हम सैनी के नाम से भी जानते हैं। तो ये उस समुदाय से थे। जब इन्होंने आकर के वहां से, इनके दादाजी तो आ गए उस हत्याकांड के बाद में, तो जब ये इधर आकर के आपका शिफ्ट हो गए तो उन्होंने व्यापार शुरू किया। तो फूलों का व्यापार शुरू किया, फूलों का। उसी फूलों के व्यापार की एक घटना जुड़ी हुई है कि इनकी दुकान पर जो व्यक्ति काम करता था परंज पे, ठीक है, तो उसके यहाँ इनको शादी में जाना हुआ एक बार। तो शादी में जाना हुआ तो उस समय पर क्या था, बहुत जगह पर आपका जो माली समुदाय था उसको शूद्रों की भांति माना जाता था, शूद्रों की भांति, यानी निम्न वर्ग में उनकी गिनती होती थी। तो निम्न वर्ग में जब गिनती होती थी, तो ये जब वहाँ शादी में गए तो इनको शादी में वहाँ सामना करना पड़ा इस एक बात का, जो इनके जीवन में परिवर्तन लेकर के आई कि वहाँ लोगों ने इनको धिक्कारा, वहाँ लोगों ने इनको बाहर निकालने की बातें की। अब ये तो अपने दोस्त की शादी में उसके बुलावे पर गए थे, है ना, मतलब इनके साथ जो सहकर्मी था इनकी दुकान पर। तो जब इनके साथ में इस तरह की घटनाएं घटी, जब इन्होंने देखा कि यार जाति का जो कीड़ा है लोगों के अंदर कितना घुसा हुआ है, या अगर हम बात करें कितना मतलब अपनी जड़ें जमा चुका है, तब इन्होंने सोचा कि मैं इस जाति व्यवस्था के खिलाफ में, इस जात पात के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और इस जात पात के खिलाफ मैं संघर्ष करूं। और उनकी जो जर्नी है वो उनके जीवन भर चली, पूरे जीवन भर उन्होंने उसके लिए प्रयास किया। तो उन्हीं प्रयासों में आपसे पास यदि कभी समय हो तो आप एक पुस्तक पढ़ेंगे मेरे कहने से। उस पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। मतलब लगभग आपको मुश्किल से 90-95 पेज किताब है, ठीक है। आप जिस भी भाषा में आपके पकड़ रखते हो, इन्होंने तो उसको मराठी में लिखा, विमल कीर्ति जी ने अनुवाद किया, वो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो यदा कदा जैसे मैं आपको बुक्स कुछ बताता रहता हूँ कि आप पढ़ेंगे उनको, ऐसे ही अपनी एक विश लिस्ट में लिखिए किताब गुलामगिरी, और प्रॉमिस करिए आप मुझसे ज़रूर पढ़ेंगे, और तार्किक होके पढ़ेंगे, तार्किक होके।
तो वहां पर क्या है कि उनसे कोई एक व्यक्ति सवाल कर रहे हैं और आपका ज्योतिबा जी उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं, और वो सवाल उन तमाम सारी व्यवस्थाओं पर हैं जो आपका वैदिक व्यवस्था है, जितने वेद हैं या जो कुछ भी आपका जितने धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में सवाल हैं। कैसे इस देश में जातियां बनी, कैसे वो आडंबर फैलाया गया, कुछ जातियों ने खुद को ऊंचा दिखाया, कुछ जातियों ने खुद को नीचा दिखाया, कैसे किस उसको आधार बनाने के लिए कि हाँ ये तो आपका मुख्य वाणी है, ब्रह्मा के मुख से ही उच्च जातियां पैदा हुई हैं। तो किस तरह से उसको समाज में ला करके थोपा गया है, वो रास्ता क्या था, किस तरह से शोषण को बढ़ाया गया, और किस तरह से ये धारणाएं चलाई गई कि निम्न वर्ग के पास में अधिकार नहीं होने चाहिए, ना शिक्षा का होना चाहिए, ना पढ़ने का होना चाहिए, ना वेद पढ़ने का, ना वेद सुनने का, आदि चीजें चलाती गई। और ये समाज में फिर क्या हो गया, लोग, अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जब समाज में एक वर्ग बहुत प्रचारित प्रसारित करे और उसी पर शिक्षा का अधिकार हो, तो वो चीजें फिर बाकी समाज भी क्या करता है, धीरे धीरे उसको अडॉप्ट